हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के आगाज बैच में, जहाँ पर हम लोग आपका पूरा एएफएम कवर करने वाले हैं विद थियरी, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड सर, ये आगाज बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट रहने वाला है। अगर आपने पहले एएफएम पढ़ रखा है तो आप लोग इन सेशंस को रेफर करके एएफएम को रिवाइज कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट में या क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड सर, अगर आपने एएफएम कभी नहीं पढ़ा है एंड आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं तो भी आप लोग इन सेशन को रेफर करके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी एएफएम की थियरी विथ मेमोरी टेक्निक्स। इससे पहले हमने आपके सर लेक्चर 1 में आपका जो चैप्टर नंबर 1 था एएफएम का, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, उसकी थियरी को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। ये चैप्टर सर आपका प्योरली थियरी चैप्टर है। केवल इसमें सर एक सिंगल प्रैक्टिकल कंसेप्ट है आपका वैल्यू एट रिस्क का। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट सर हम आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ करेंगे। यानी कि सर सबसे पहले हम एएफएम की थियरी कवर कर रहे हैं आगाज बैच में, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे एंड प्रैक्टिकल कवर करने के बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो सर चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पे हमारी थियरी बुक के अंदर। तो सर ये रही हमारी थियरी बुक। ये थियरी बुक सर हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये थियरी बुक को एक्सेस करने के लिए आप पीडब्ल्यू का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड पीडब्ल्यू के ऐप में आपको आगाज बैच सर्च करना है एंड आगाज बैच का जो नोट्स का सेक्शन है वहां पर आपको सारे एएफएम के नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पर सर आपको ये थियरी बुक भी मिल जाएगी। क्या सर इसका कोई चार्जेस है? तो सर आपका आगाज बैच कंप्लीटली फ्री है ऑन पीडब्ल्यू ऐप, तो कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। वहां पर सर आप जाइए, लॉग इन करिए एंड नोट्स वाले एरिया में आपको ये थियरी बुक मिल जाएगी। एंड सर आप चाहे तो इसको हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च बार में आप सर्च करिए सीए रोहित चीपड़, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर सर फाइल्स वाले एरिया में आपको सारे एएफएम के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सर चलते हैं एंड बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की, कि सर चैप्टर नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं इसमें से सर मार्क्स कितने आते हैं, यानी कि सर इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं एंड उनका वेटेज कितना रहता है। तो सर चैप्टर नंबर 2 में से जनरली आपका एक क्वेश्चन ही आता है जिसका 4 मार्क्स का वेटेज रहता है। एंड सर हो सकता है किसी किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना आए, जैसे कि सर ये आपके लास्ट 12 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 अटेम्प्ट में आपका चैप्टर नंबर 2 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है सर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है May 25, वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एंड सर इससे पहले लगभग आपके हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, कुछ अटेम्प्ट में नहीं भी आया है। लेकिन सर चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है। उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सर आपका ये एक क्वेश्चन जो आता है 4 मार्क्स का, ये अच्छे से हो जाएगा कवर। चलते सर फटाफट से आपके इंडेक्स पे। तो इंडेक्स में सर रिस्क मैनेजमेंट में आपकी 7 यूनिक क्वेश्चंस है। अब सर यूनिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है? तो यूनिक क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर सर कोई क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में, आरटीपी में या एमटीपी में रिपीट होता है तो हमने उसको ग्रुप कर दिया है एंड ग्रुप करने के बाद हमने उनको काउंट करा है, तो आपके 7 यूनिक क्वेश्चन होते हैं। एंड अगर मैं रिपीटेटिव क्वेश्चन को ऐड कर लूं तो लगभग 25 to 30 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में रहने वाले हैं। चलते सर फटाफट से आपके चैप्टर पे। तो ये रहा सर आपका चैप्टर नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। अब सर हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग हमारी अप्रोच समझते हैं कि हम लोग सर इन थियरी चैप्टर्स को कवर कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सर हम आपके क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड हम आपके क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इसको समझेंगे कि यहाँ पर सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड कौन कौन से अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे कि सर ये रेफरेंस वाले कॉलम में आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस आपका सजेस्टेड आंसर नवंबर 23 में, आरटीपी नवंबर 19 में, नवंबर 18 में, एमटीपी में पूछा गया है। इसके बाद सर क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग जाएंगे आपके आंसर पे एंड हम आपके आंसर को समझेंगे। एंड आंसर एक बार आपने समझ लिया
फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर इस आंसर को हम लोग याद कैसे करें। तो आंसर को याद करने के लिए हमने यहां पर दे रखी है मेमोरी टेक्निक। इस मेमोरी टेक्निक को रेफर करके आप इस आंसर के जितने भी कीवर्ड्स है उनको याद कर सकते हैं। एंड अगर सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस मेमोरी टेक्निक को रेफर करके आप एग्जाम में सारे के सारे कीवर्ड्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एंड सर हमने यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा रखे। सर स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है कि सर ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट डे पे आपको इनको अच्छे से फोकस करना है। तो सर ये तो हो गई हमारी बात अप्रोच की। अब चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट आउट द 4 मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि सर आपको फाइनेंशियल रिस्क के आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के 4 मेथड बताने हैं। फिर आपसे बोला है व्हाट आर द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि करेंसी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके पैरामीटर बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन के आपके सर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपकी फाइनेंशियल रिस्क का एंड दूसरा है आपकी करेंसी रिस्क का, जहां पर आपको बताना है कि इनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये आपका सर नवंबर 23 एग्जाम में आया था। फिर सर सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में आया है नवंबर 19 की। एक्सप्लेन ब्रीफली पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें उसका पैरामीटर बताना है। यानी कि जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका सेकंड वाला पार्ट आपसे पूछा गया था। फिर सर सिमिलर आपको एमटीपी में भी पूछा गया है व्हाट आर द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क। तो अगेन करेंसी रिस्क के पैरामीटर बताइए। एंड सर यहां पर बोला है लिस्ट आउट द वे टू मिनिमाइज सच रिस्क। तो आपको सर यहां पर वेज भी बताने कि कैसे आप अपनी करेंसी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सर इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट बनते। पहला पार्ट है सर फाइनेंशियल रिस्क वाला, दूसरा पार्ट है सर आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क एंड तीसरा पार्ट है सर मिनिमाइज द करेंसी रिस्क। तो सर चलते एंड इसको समझते हैं। तो सर ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट था आपका कि आप फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड मैनेज करेंगे, इसके 4 मेथड बताइए। तो सर फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले फाइनेंशियल रिस्क के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिस्क के सर आपके 4 कंपोनेंट है। सर कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट सर आपका क्वेश्चन में गिवन था, वो है आपका करेंसी रिस्क। यानी सर आपकी फाइनेंशियल रिस्क का पहला कंपोनेंट है करेंसी रिस्क। अब सर ये करेंसी रिस्क क्या होता है? तो करेंसी रिस्क मतलब वो रिस्क जो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से आता है। फॉर एग्जांपल कि सर आपने क्या किया, आपने कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट करा। आपने सर मान लेते हैं $1 लाख के गुड्स को एक्सपोर्ट करा है एंड एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको सर इसका पेमेंट मिलने वाला है। वो आपको मिलने वाला है 2 महीने में। एंड आज के दिन सर डॉलर का रेट चल रहा है 80 रुपीज। तो सर हमारे एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपने $1 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट कराए। आज के दिन सर डॉलर का रेट है 80 रुपीज। तो सर आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 80 इंटू 1 लाख यानी 80 लाख रुपीज का आपका रेवेन्यू है। लेकिन सर ये आपको मिलने वाला है 2 महीने में। अब सर आपको डर ये लग रहा है कि सर ये 80 लाख की जो मैंने सेल करी है, ये सर 80 की जो आपकी फॉरेन करेंसी की रेट है ये 2 महीने में गिर के हो जाएगी 70 की। अब अगर सर ये आपकी फॉरेन करेंसी रेट 70 की रह गई तो आपको 2 महीने बाद रुपए कितने मिलेंगे? आपको सर $1 लाख तो मिलेंगे, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करने जाएंगे तब आपको केवल 70 लाख रुपीस मिलेंगे। तो सर आज के दिन 80 लाख की सेल करिए लेकिन आपकी फॉरेन करेंसी रेट कम हो गई तो आपको केवल 70 लाख मिलेंगे, यानी 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। ये सर 10 लाख का जो नुकसान है यही आपकी करेंसी रिस्क है। यानी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से जो रिस्क आती है उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी रिस्क। नेक्स्ट है सर आपकी काउंटर पार्टी रिस्क। अब सर काउंटर पार्टी रिस्क क्या होती है? तो काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब ये है कि सर आपने जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है वो पार्टी सर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे। जैसे कि सर इसी एग्जांपल में मैंने $1 लाख का एक्सपोर्ट करा था एंड एक्सपोर्ट करने के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलने वाला है। कितना पैसा मिलेगा सर? मुझे $1 लाख मिलेगा। अब लेकिन सर मैंने जिस पार्टी को अपना गुड्स सेल करा उस पार्टी ने सर मुझे पैसा देने से मना कर दिया, यानी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने से मना कर दिया। तो मेरी आती है सर यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क। नेक्स्ट है सर आपकी यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब कि सर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसका इंपैक्ट आपकी करेंसी पे पड़ता है। उस इंटरेस्ट रेट का मतलब है सर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाती तो आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो होती है आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क। एंड लास्ट आती है सर आपकी पॉलिटिकल रिस्क।
पॉलिटिकल रिस्क मतलब क्या सर, कि आपकी सर जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है, उनके एक्शन से जो आपकी फाइनेंस पर इंपैक्ट पड़ता है या फिर सर आपकी बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। तो सर अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि सर आप अपनी फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई एंड मैनेज करिए एंड इसके 4 वे बताइए, तो आप बोलेंगे सर कि ये 4 तरह की रिस्क है। ये 4 तरह की रिस्क अगर आपने मैनेज कर ली तो आपने अपनी फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर लिया है, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको इन 4 रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क का आंसर क्या है सर? करेंसी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। क्या सर इनका हमें डिस्क्रिप्शन भी लिखना है आंसर में? तो इनका डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई भी सर इनका डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। तो बस आपको सर इन रिस्क का नाम लिख देना है एंड आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। एंड अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इनका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि सर इस रिस्क का मतलब ये होता है, लेकिन सर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर है उसके अंदर केवल इन रिस्क का नाम ही गिवन है। नेक्स्ट सर, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट था आपका करेंसी रिस्क। अब सर करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें एंड इसको मैनेज या मिटिगेट कैसे करें? तो करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपके पैरामीटर्स को 3 ग्रुप्स के अंदर ग्रुप कर रखा है। पहला ग्रुप है सर आपका रेट का। अब सर रेट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं जो कि आपकी करेंसी को इंपैक्ट करते हैं? पहली आती है सर आपकी इंटरेस्ट रेट एंड दूसरी आती है सर आपकी इन्फ्लेशन रेट। अब सर इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट हमारी करेंसी रिस्क को कैसे इंपैक्ट करती है? तो सर इंटरेस्ट रेट के लिए आपकी होती है एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड इन्फ्लेशन के लिए होती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सर आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी आपको ये बताती है कि सर आपकी जो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन की रेट है वो सर आपकी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। सर कैसे डिपेंड करती है? तो सर यहां पर ये माना जाता है कि अगर सर दो कंट्री की इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस है तो वहां पर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर सर वहां पर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उस आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आपके बहुत सारे आर्बिट्रेजर होंगे। तो वो आर्बिट्रेजर सर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज इतना कर लेंगे कि आपकी करेंसी रेट पर फर्क पड़ेगा एंड ये करेंसी रेट सर आपकी डिफाइन हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट रेट से। तो ये सर हम लोग आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके फॉरेक्स के चैप्टर में। बट केवल अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट का जो इंपैक्ट है वो आपकी फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट पर पड़ता है, क्योंकि सर अगर दो कंट्री की इंटरेस्ट रेट डिफरेंट रहेगी तो वहां पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बनती है एंड उस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को कवर करने के लिए आपकी करेंसी रेट पर इंपैक्ट आता है। तो सर पहला ग्रुप है आपकी रेट का। सेकेंड ग्रुप है आपकी गवर्नमेंट का। अब सर गवर्नमेंट कैसे हमारी करेंसी रेट को इंपैक्ट करती है? तो गवर्नमेंट सर अपने एक्शंस के थ्रू आपकी करेंसी रेट को इंपैक्ट करती है। कैसे करती है सर? आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा कि अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी। करेंसी की वैल्यू कम करने से आपकी जो फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए सर इंडिया से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा, तो वो और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे एंड आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो आपकी गवर्नमेंट ने सर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी करेंसी रेट को कम कर दिया। तो करेंसी रेट में अगर इंपैक्ट आया तो आपकी करेंसी रिस्क पर भी इंपैक्ट आएगा। तो सर सबसे पहला है कि आपकी गवर्नमेंट चाहती क्या है। सेकंड है सर आपका चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अब सर चेंज ऑफ गवर्नमेंट से क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो सर हर गवर्नमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि वो सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में बढ़े, कोई चाहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो। तो सर वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से उनकी पॉलिसीज में चेंज आएगा। पॉलिसीज में चेंज आएगा तो सर आपकी करेंसी रेट पर भी इंपैक्ट उसका दिखेगा। तो सर आपकी गवर्नमेंट में 2 पॉइंट है, पहला गवर्नमेंट क्या चाहती है एंड सर दूसरा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। एंड सर थर्ड एंड लास्ट है आपका कैलामिटी। अब सर कैलामिटी क्या होता है? कैलामिटी मतलब सर हिंदी में इसका अर्थ होता है आपदा। आपदा मतलब क्या सर? कैलामिटी हो सकती है सर आपकी नेचुरल, यानी कि सर जो आपका अर्थक्वेक है, आपकी सुनामी है, ये सब आपकी नेचुरल कैलामिटी होती है। जिस भी कंट्री में सर कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है वहां पर सर बहुत लॉस होता है। लॉस की वजह से सर आपकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा एंड इकोनॉमी का इंपैक्ट आपकी करेंसी पर पड़ेगा। तो सर नेचुरल कैलामिटीज यानी कि सर अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, या फिर सर कोई भी आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे आएगा, इकोनॉमी का करेंसी पे आएगा, इसलिए आपकी करेंसी रिस्क बनती है। सेकेंड है सर आपकी ह्यूमन कैलामिटी। अब सर ह्यूमन कैलामिटी क्या होती है? तो सर जो आपके ह्यूमंस होते हैं वो सर वॉर करते हैं, रिबेलियन करते हैं या कूप करते हैं, तो उसकी वजह से भी सर आपकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है एंड इकोनॉमी का इंपैक्ट आता है आपकी करेंसी रेट रिस्क पर। तो सर ये आपके 6 पैरामीटर हैं
जो कि आपकी करेंसी रेट रिस्क को आइडेंटिफाई एंड मैनेज करने में काम आते हैं। अब सर इस करेंसी रिस्क को हम मिटिगेट कैसे करेंगे? तो सर मिटिगेट करना बहुत सिंपल है। हमारी सर रिस्क क्या थी, अगर मैं यहां लेके चलूं आपको, हमारी सर यहां पर रिस्क क्या थी कि हमने सर $1 लाख के गुड्स को एक्सपोर्ट करा एंड सर हमने जब एक्सपोर्ट करा तब 80 रुपीज का रेट था एंड सर ये फ्यूचर में जाके 70 का होने वाला है, यानी कि सर रेट गिरने वाला, ये हमारा रिस्क है। तो हमने क्या बोला इसको मिटिगेट करने के लिए कि मैं सर आज ही के दिन 80 रुपीज का रेट फिक्स कर लेता हूं एंड 80 रुपीज का रेट फिक्स करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लूं या फिर सर मैं ऑप्शन ले लूं। यानी सर जो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाला पार्ट है उसको यूज करके आप इसको हैच कर सकते हैं। तो ये आपके सर दो ऑप्शन है कि पहला आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या फिर आपने करेंसी ऑप्शन ले लिया, ताकि आपने अपनी 80 रुपीज की रेट को फिक्स कर लिया। तीसरा सर आपका एक मनी मार्केट हैजिंग भी होता है। अब सर मनी मार्केट हैजिंग क्या होता है? मनी मार्केट हैजिंग सर आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी पे बेस्ड है, जो आपको बोलता है कि सर आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू भी अपनी करेंसी एक्सचेंज रेट को हैज कर सकते हैं। ये भी सर हम लोग फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फॉरवर्ड हो गया आपका करेंसी फॉरवर्ड करेंसी ऑप्शन एंड आपका मनी मार्केट हैजिंग। एंड सर एक बहुत ही सिंपल सा वे है, क्या सर सिंपल सा वे है कि आप सर जब अपने एक्सपोर्टर को या फिर सर जब आप अपने कस्टमर को बिल कर रहे हैं तो आप उसको बिल करेंगे अपनी होम करेंसी में। ये सर आपका सबसे सिंपल ऑप्शन है। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सर आपने $1 लाख का गुड सेल करा है एट 80 का जब रेट था, तो सर आप $1 लाख में बिलिंग ही मत करिए, आप बिलिंग करिए $1 लाख मल्टीप्लाई बाय 80, यानी 80 लाख रुपीस का बिल करिए। यानी जो भी आप बिलिंग कर रहे हैं आप वो होम करेंसी में करेंगे, तो सर आपको जब 2 महीने बाद पैसा मिलेगा वो आपको होम करेंसी में 80 लाख रुपीस मिलेगा। अब भले ही उसके अगेंस्ट में आपके जो कस्टमर है उसको कितने भी डॉलर पे करने पड़े, लेकिन अगर आपने होम करेंसी पे बिलिंग कर दिया है तो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बनता ही नहीं है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपकी करेंसी रिस्क भी नहीं बनेगी। तो सर ये आपके चार तरीके, पहला तरीका सर फॉरवर्ड ऑप्शंस, मनी मार्केट हैज, एंड लास्ट तरीका आपका इनवॉइस इन होम करेंसी। तो यही सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क के 4 पॉइंट है सर आपके। काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क, जो कि हमने पढ़ा था। फिर सर आपके पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई क्या थे? दो पैरामीटर सर आपकी रेट से थे। पहला था आपका सर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी था, एंड दूसरा था आपका इन्फ्लेशन रेट, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी था। इसके बाद सर दो थे आपके गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट सर क्या एक्शन लेना चाहती है? तो गवर्नमेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्री हैज विजुअल इंपैक्ट ऑन इट्स करेंसी। दूसरा सर आपकी अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनकी पॉलिसी चेंज होगी एंड पॉलिसी का इंपैक्ट आपकी करेंसी पे आएगा। तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क। तो दो आपकी रेट हो गई, दो आपकी गवर्नमेंट हो गई, एंड सर दो थे आपकी कैलामिटी। पहली है सर आपकी नेचुरल कैलामिटी, इनका होता है नेगेटिव इंपैक्ट, एंड दूसरा सर आपकी वॉर, कूप या रिबेलियन हो गया, यानी आपकी ह्यूमन कैलामिटी, इसका भी सर होता है आपका नेगेटिव इंपैक्ट ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो ये सर आपके 6 पैरामीटर है आपकी करेंसी रेट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसको सर मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो मिनिमाइज वाला पॉइंट जब भी आप आंसर करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर करेंसी रिस्क होता क्या है, कि मैंने सर $1 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट करा है, उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलने वाला है, लेकिन अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी तो मुझे कम पैसा मिलेगा। तो इसके लिए सर आप करेंसी ऑप्शन कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मनी मार्केट हैजिंग कर सकते हैं। तीनों सर आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड सर लास्ट है आपका एकदम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट कि आप जब बिलिंग कर रहे हैं तो बिलिंग सर होम करेंसी में कर दीजिए। होम करेंसी में बिलिंग कर दिया तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही नहीं बनेगा, एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है तो मेरी करेंसी रिस्क भी नहीं बनेगी। तो ये आपका सर आंसर है। अब इसको हम याद करते कि याद कैसे करें। तो सर याद करने के लिए हमने क्या बोला है कि जब भी आप लोग फाइनेंशियल रिस्क वर्ड सुने, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर फाइनेंशियल रिस्क आपके एक इंडिविजुअल पर्सन को कब होती है। एक सर इंडिविजुअल पर्सन को फाइनेंशियल रिस्क तब होती है जब उसने सर बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, बहुत ज्यादा डेट ले लिया है, या फिर बहुत ज्यादा उसका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। अब सर किसी का क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा बिल आएगा तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिस्क कब होती है? जब आपके इंडिविजुअल पर्सन को क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट करना हो। तो यही सर हमारा नेमोनिक्स है CCIP, यानी क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पेमेंट। अब सर CCIP का मतलब क्या है? C का मतलब है सर करेंसी रिस्क, वापस सर अगेन C इसका मतलब है काउंटर पार्टी, फिर है सर I का मतलब इंटरेस्ट रेट, एंड P का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी रिस्क। तो ये सर हमारा नेमोनिक्स है।
जब भी फाइनेंशियल रिस्क वर्ड सुनेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तभी हमारे पर फाइनेंशियल रिस्क आई हुई है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट मतलब CCIP। तो करेंसी रिस्क, काउंटर पार्टी इंटरेस्ट रिस्क एंड पॉलिटिकल पार्टी रिस्क। इसके बाद सर करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हमने सर आपके 3 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप था सर आपकी रेट का, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। सेकंड ग्रुप था सर गवर्नमेंट का, कि सर गवर्नमेंट ने आपके एक्शन या फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। एंड सर तीसरा ग्रुप था कैलामिटी का, यानी नेचुरल एंड ह्यूमन कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी का भी नेगेटिव इंपैक्ट है, एंड ह्यूमन यानी वॉर, कूप, रिबेलियन, इनका भी होता है नेगेटिव इंपैक्ट। इसके बाद सर थर्ड पार्ट था मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हमारे दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए कि हमने सर $1 लाख के गुड्स को एक्सपोर्ट कराए। अब सर इस एक्सपोर्ट को हम हैच कैसे करेंगे। हम लोग सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हैच कर सकते हैं, करेंसी ऑप्शन से कर सकते हैं, मनी मार्केट में हैजिंग कर सकते हैं, एंड लास्ट था सर सबसे सिंपल कि होम करेंसी में बिलिंग कर सकते हैं। तो ये सर आपकी मेमोरी टेक्निक है, इसको आप रेफर करके इजीली इनको याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सर व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो आपको सर वैल्यू एट रिस्क, जिसको हम लोग वैर बोलते हैं, उसके सर एप्लीकेशन बतानी कि उसका यूज क्या होता है। ये आपका नवंबर 22 एग्जाम में आया है। लिस्ट आउट द एरियाज वेयर कंसेप्ट ऑफ वैर कैन बी अप्लाइड। आपका सर वैर कौन से केस में अप्लाई होता है, ये आपका MTP में आया है। मेन एप्लीकेशन ऑफ वैर, डिस्क्राइब वैल्यू एट रिस्क एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको सर वैट को समझाना है एंड उसके एप्लीकेशन को बताना है। तो सर हमें क्या करना है यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताना है कि सर वैर क्या होता है। तो वैर का मतलब होता है सर वैल्यू एट रिस्क। सर ये आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, एंड सर आप अपने इन्वेस्टमेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट खो सकते हैं। तो सर आपका वैर जो होता है वो आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर करता है कि सर आपका व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि आपके इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या होगा, कि सर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो बैंकरप्ट होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताता है कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, एंड उस वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो यही सर आपका वैर का कंसेप्ट है। वैर है आपका सर एक मेजर ऑफ रिस्क, जो कि आपको सर 2 क्वेश्चन की आंसर करता है कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, एंड वर्स्ट केस के अंदर आपका सर मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है। अब सर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन को समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एंड जब भी सर वैर की एप्लीकेशन की बात आएगी आपके दिमाग में ये एग्जांपल आना चाहिए। हम लोग सर बोलते हैं कि हमारा एक बैंक है। हमारा बैंक क्या है सर, हमारा बैंक है एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट बैंक, यानी एसेट एंड लाइबिलिटी को मैनेज करने वाला एक बैंक है। अब सर हर बैंक के अंदर होता है एक ट्रेडिंग डिवीजन, जो कि सर बैंक के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न अर्न करता है। तो आपका सर एक एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट का बैंक है, जहां पर सर है आपका एक ट्रेडिंग डिवीजन। एंड अब सर आपका वेयर क्या काम आता है, ये सर जो आपका ट्रेडिंग डिवीजन है इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में आपका वेयर काम आता है। तो सर सबसे पहले एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट बैंक में काम आता है। अब एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट बैंक में क्या काम आता है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे आता है सर काम, ये सर आपको बताएगा कि आपका मैक्स लॉस कितना हो सकता है, क्योंकि सर वैर का बेसिक कंसेप्ट ही क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपके वर्स्ट केस के अंदर, वो आपको वैर बताता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये आपको बताएगा आपका मैक्स लॉस कितना होगा, प्लस सर ये आपको बताएगा आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब क्या सर, कि सर आपका लॉस इतना होगा लेकिन आपका रिटर्न कितना बन सकता है, मतलब आपको कितना बेंचमार्क सेट करना चाहिए, वो भी सर आपको बताएगा आपका वैर। तो एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के जो ट्रेडिंग डिवीजन है वहां पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में वैर काम आएगा। वैर आपको बताएगा कि आपका मैक्स लॉस कितना है स्ट्रैटेजी के अंदर, एंड आपका सर बेंचमार्क रिटर्न कितना होना चाहिए। एंड सर इसके बेसिस पे आप अपने जो एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो ट्रेडिंग डिवीजन है इसको सर आप करेंगे फंड्स अलोकेट, क्योंकि सर आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप लोग अपने जो एम्प्लॉइज है या फिर जो भी ट्रेडिंग डिवीजन है उसको आप फंड्स देंगे। क्योंकि अगर सर स्ट्रैटेजी का मैक्स लॉस अगर मान लेते 100 रुपीज का है, तो सर आप उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कि सर मैक्सिमम लॉस हमें 100 रुपीज का हो सकता है। तो सर हमें, या फिर 100 की जगह हम इसको बोलते हैं 10%, कि सर अगर हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस 10% का हो सकता है जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उसी के बेसिस पे हम लोग फंड्स अलोकेट करेंगे। अगर सर हम चाहते हैं कि हमें 100 रुपीज का रिस्क लेना है, तो 100 डिवाइड बाय 10%, यानी हम लोग 1000 रुपीज का फंड्स अलोकेट करेंगे हमारे ट्रेडिंग डिवीजन को।
तो ये सर आपकी वैर की एप्लीकेशन है। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट करने वाले बैंक का होगा एक ट्रेडिंग डिवीजन। ट्रेडिंग डिवीजन को आप बनाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बताएगी मैक्स लॉस कितना है एंड आपका बेंचमार्क रिटर्न कितना है, एंड इसके बेसिस पे आप फंड्स अलोकेट करेंगे ट्रेडिंग डिवीजन को। अब चलते सर इसको समझते हैं हमारे आंसर से। वेयर कैन बी अप्लाइड, सबसे पहले वेयर कहां पर अप्लाई होता है सर? वेयर आपका अप्लाई होता है एज ए टूल फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर बैंक। तो बैंक का सर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहां पर वेयर अप्लाई होता है। वहां पर क्या अप्लाई होता है सर? एनेबल मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको क्या बताएगी सर? कि आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, एंड सर आपका बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, एंड सर इसके थ्रू आप लिमिट्स फिक्स करेंगे इंडिविजुअल से, जो कि सर आपके फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहां पर जब हमने आपका ट्रेडिंग डिवीजन लिखा था, ये होता है आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट, क्योंकि सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट वालों के पास एक्सेस फंड होते हैं कि आपके पास कितने एक्सेस फंड है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है। तो वैर से जो स्ट्रैटेजी बनी है वो बताएगी कि कितनी लिमिट में हमें आपके इंडिविजुअल्स को पैसा देना है जो कि आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। टू फिक्स द लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ये आपकी सर वैर का एप्लीकेशन है। अगर आपने सर इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो आप इसको आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब सर यही एग्जांपल हमने यहाँ पर आपकी मेमोरी टेक्निक में बताया कि एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट करने वाला बैंक वेयर टूल को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। जो भी सर कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे, जैसे एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, फिर सर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन होगा एंड आपका सर बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि आपको कितना रिटर्न अचीव करना चाहिए। दे विल गिव लिमिट टू फ्रंट ऑफिस इंडिविजुअल, एंड इसी के बेसिस पे जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है इसके बेसिस पे आप अपने इंडिविजुअल्स को लिमिट देंगे कि सर इस लिमिट में आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। तो ये आपका सर क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल सा। अब चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर ये आपका May 22 एग्जाम में आया था। यहां पर आपको सर कंप्लायंस रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क बताना है कि कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। कंप्लायंस रिस्क सर बहुत ही सिंपल है कि आपको सर अपने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है जो भी आपकी इंडस्ट्री के हैं। अगर आप उनसे कंप्लाई नहीं कर पाए तो सर आपको पेनल्टी लग सकती है, एंड पेनल्टी लगने के साथ साथ सर आपको बहुत एडवर्स कॉन्सिक्वेंस के अंदर आपको अपने बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। तो यही सर आपका सिंपल सा कंप्लायंस रिस्क है। इसका कोई भी नेमोनिक्स नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा केवल कंप्लायंस रिस्क को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर हमने इसके कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है। कंप्लायंस रिस्क का मतलब है सर आपके बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या सर? जो आपके कंपनीज एक्ट के एंड आपके सेबी की गाइडलाइन है उससे आपको कंप्लाई करना है। नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनल्टी, कंप्लाई नहीं किया तो क्या सर? पेनल्टी लग जाएगी, एंड सर बहुत ही एडवर्स केस के अंदर आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। When a company ventures into a new business, the real problem then occurs। जब भी आप कोई नए बिजनेस में जाएंगे वहां पर आपके नए कंप्लायंस होंगे, एंड वही सर आपकी रियल प्रॉब्लम है जो कि यहां पर एग्जांपल के थ्रू बताई है। अ कंपनी परसुइंग सीमेंट बिजनेस लाइकली टू वेंचर इनटू शुगर इन अ डिफरेंट स्टेट बट लॉस एप्लीकेबल टू शुगर मिल इन दैट स्टेट आर डिफरेंट। आप सर अगर कोई नए बिजनेस में जा रहे हैं तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के लॉ एंड नए बिजनेस के लॉ डिफरेंट होंगे, तो आपको कंप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप नए बिजनेस में जा रहे हैं। So that possess a compliance risk. If company fails to comply with related to new area or industry, it will pose a serious threat to its survival। तो आपके सर्वाइवल पे भी इशू आ सकता है। तो कंप्लाई ना करने के सर दो रिस्क है कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, एंड दूसरा सर आपके सर्वाइवल पे रिस्क आएगा। तो यही सर आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है सर आपका ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि सर आपके जो डे टू डे के ऑपरेशन है उनको आप सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपके लॉसेस हो जाएंगे, एंड ये लॉसेस ही आपका ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो ये आपका सर इंटरनल रिस्क है। इंटरनल क्यों है? क्योंकि सर ये आपके इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड है। इट ऑल्सो रिलेट्स टू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू कॉप विद डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यानी कि सर जो आपकी डे टू डे की प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको ऑपरेशनल रिस्क फेस करनी पड़ेगी। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशनल रिस्क आपकी पीपल और प्रोसेस दोनों को कवर करती है। अब सर पीपल और प्रोसेस दोनों को कैसे कवर करेगी? तो सर आपके जो पीपल है वही ऑपरेशन का पार्ट होते हैं, एंड सर जो पीपल होते हैं वही सर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड अगर प्रोसेस के अंदर डिफॉल्ट है तो आपके ऑपरेशन अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो पीपल में डिफॉल्ट है या फिर प्रोसेस में डिफॉल्ट है तो आपको सर मिलेगा आपका ऑपरेशन रिस्क से सामना। तो दोनों में से किसी में भी फॉल्ट आया, पीपल में आया या फिर ऑपरेशन में प्रोसेस में आया, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम। इसी को सर यहाँ पर एग्जांपल से बताया कि एन
एम्प्लॉय पेइंग आउट 1 लाख फ्रॉम अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000, दिस इज अ पीपल एज वेल एज प्रोसेस रिस्क। यानी सर आपको 10,000 का पेमेंट करना था, बट आपके एम्प्लॉय ने सर 1 लाख का पेमेंट कर दिया, यानी आपके एम्प्लॉय ने मिस्टेक करी है। अब सर ये तो पीपल मिस्टेक हुई, प्रोसेस मिस्टेक क्या है? प्रोसेस मिस्टेक सर ये है कि आपने कोई अप्रूवल का प्रोसेस रखा ही नहीं। अगर आपने अप्रूवल का प्रोसेस रखा होता कि सर आपने 1 लाख से ऊपर का पेमेंट किया, फिर 1 लाख का पेमेंट किया, तो अप्रूवल के लिए जाना होगा, तो सर ये आपका अप्रूवल प्रोसेस में पकड़ में आ जाता। तो पीपल की रिस्क है क्योंकि पीपल ने मिस्टेक करी है, प्रोसेस की रिस्क इसलिए क्योंकि यहां पर कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं था। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू चेक द वर्क ऑफ दैट पर्सन हु हैज मिस्टेकनली पेड 1 लाख, और इट कैन इंस्टॉल ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कैन फ्लैग ऑफ एन अनयूजुअल अमाउंट। या फिर सर आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो जो कि सर आपको बताए कि आपके यहाँ पर कोई अनयूजुअल पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर केवल कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल रिस्क एक्सप्लेन करना है। तो कीवर्ड पे आप ध्यान रखिए, उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सर आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ रिस्क कवर द डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। कौन से रिस्क है सर जो कि आपकी काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट को कवर करती है? बहुत ही सिंपल है सर, आपकी जो काउंटर पार्टी रिस्क है वही आपके डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी को कवर करती है। लिस्ट आउट द वेज टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क। अब आप इसको सर मैनेज कैसे करेंगे ये आपको एक्सप्लेन करना है। दिसंबर 21 एग्जाम में सर आपको ये पूछा गया था, इसको समझते सर हम लोग। ये है सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग बात कर रहे हैं सर काउंटर पार्टी रिस्क की। सबसे पहली चीज की ये काउंटर पार्टी रिस्क होती क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क के मतलब सर आपका डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। आपकी सामने वाली पार्टी ने सर डिफॉल्ट कर दिया या फिर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से मना कर दिया, तो ये आपको रिस्क होती है। डिफॉल्ट के साथ साथ आप इसको डिसऑनर भी बोलते हैं कि इन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन को डिसऑनर किया है। अब सर इसको मिटिगेट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप सर 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे कि सर क्या है तरीका। तो सर काउंटर पार्टी रिस्क की जब बात करेंगे आपके दिमाग में एग्जांपल ये होना चाहिए कि सर हमने कुछ सेल करी है या फिर हमने किसी को लोन दिया है, अब लोन वाला बंदा हमें पैसे नहीं चुका रहा है, तो इसके लिए सर हम इसको मिटिगेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल सर आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे दिए, अब वो दोस्त आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो सर सबसे पहली स्टेज है आपकी कि जब आप किसी को लोन दे रहे हैं उससे पहले आपके कुछ प्रोसेस होने चाहिए कि सर आपने अपने दोस्त को लोन दिया, उससे पहले आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सर आप अपने दोस्त की एक्सपोजर लिमिट चेक करें। अपने दोस्त की नहीं, आप अपनी एक्सपोजर लिमिट चेक करें कि सर आप कितने अमाउंट का लोन दे सकते हैं। क्या सर आप 1,000 रुपए का, 5,000 का, 10,000 का, लाख रुपए का? आपकी सर एक्सपोजर लिमिट क्या, यानी आप कितने रुपए का लोन दे सकते हैं, आप उसको डिफाइन करिए कि सर इतने रुपए अगर वापस नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपनी एक्सपोजर लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। अब सर एक्सपोजर लिमिट आपने डिफाइन तो कर दी, इसको सर प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे रिव्यू भी करना होगा क्योंकि सर आपकी जो एक्सपोजर लिमिट है वो चेंज होती रहेगी क्योंकि मार्केट में चेंजेस रहेंगे, तो आपका सर जितना एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं वो भी आपको टाइमली बेसिस पे रिव्यू करना होगा कि मार्केट में कोई चेंज आया तो आपको भी अपने एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा। तो आपने सर एक्सपोजर लिमिट डिफाइन करी है, उस एक्सपोजर लिमिट को सर आपने रिव्यू करा है। सेकंड स्टेप है सर आपका कि जब आप सर अपना लोन देने जाएंगे तब आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे ड्यू डिलिजेंस। एंड सर आप किसी को भी जब लोन देने जा रहे हैं तो पहली स्टेज थी सर लोन देने से पहले वाली, कि लोन देने से पहले हम लोग उसका एक्सपोजर, हम लोग हमारा एक्सपोजर लिमिट सेट करेंगे, रिव्यू करेंगे, हमारा एक प्रोसेस स्टेप करेंगे। तो ये थी सर आपकी लोन देने से पहले वाली। अब सर लोन देते टाइम आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर ड्यू डिलिजेंस। अब सर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस मतलब सामने वाली पार्टी को आप एसेस करते हैं कि क्या सर सामने वाली पार्टी की कैपेसिटी है आपका लोन लेने की, तो आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि सर आप ओवर कमिट तो नहीं कर रहे। ओवर कमिट मतलब क्या सर? कि आपकी जो सामने वाली पार्टी उसकी नेटवर्थ अगर 1,000 रुपए एंड अगर आपने उसको लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, तो सर ये सिंपल सी बात है कि आपकी जो डिफॉल्ट होने के चांस बढ़ गए हैं क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपए का सही यूज नहीं हुआ, 1 लाख रुपए डूब गए उससे, तो सर आपकी कभी भी पैसे रिकवर नहीं होंगे। तो सर आपको कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको करना है ड्यू डिलिजेंस, बट कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है कि जितनी सर उसकी नेटवर्थ है या फिर जितना भी उसका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको लोन देना है। एंड सर लास्ट पार्ट है आपका कि सर यहां पर तो आपने लोन दे दिया है, लोन देने के बाद सर अब लास्ट पार्ट क्या बचा है कि आप उस पर लेंगे एक्शन। अगर सर कभी भी आपका डिफॉल्ट हो गया तो आप ले सकते हैं रैपिड एक्शन।
जैसे ही सर आपको डिफॉल्ट का पता चले वैसे ही आप अपना एक्शन लेके उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो काउंटर पार्टी रिस्क को आपको यहाँ पर समझने के लिए या फिर इनको मिटिगेट करने के लिए आपके 3 स्टेज है। 3 स्टेज के अंदर सर सबसे पहली स्टेज है आपकी कि लोन देने से पहले वाली एक्सपोजर लिमिट सेट करना, उसको रिव्यू करना, एंड सर यहाँ पर एक और होता है इंश्योरेंस का, कि सर आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर आप परफॉर्मेंस गारंटी ले सकते हैं कि सर अगर इस पार्टी ने पे नहीं किया तो कोई दूसरी पार्टी पे करेगी, तो आप लोग सर अपने इस रिस्क को इंश्योर भी कर सकते हैं। पहली स्टेज है सर आपका लोन देने से पहले वाली। दूसरी है सर लोन देते टाइम आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, कभी भी ओवर कमिट नहीं करेंगे। एंड लास्ट स्टेज है आपकी रैपिड एक्शन वाली। यही सर आपका आंसर है। चलते हैं इसके आंसर पे। द रिस्क अकर ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी। अब सर आपकी जो ये काउंटर पार्टी रिस्क है इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए सर सबसे पहली स्टेज थी आपकी कि आप अपना एक्सपोजर देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, एंड आप अपना यहाँ पर इंश्योरेंस लेंगे। तो नो योर एक्सपोजर लिमिट की सर आप कितने रुपए का लोन दे सकते हैं? मैं सर यहाँ पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन दे सकता हूँ, तो ये मेरा एक्सपोजर हो गया। अब आपको सर इस लिमिट को रिव्यू करना है कि सर मार्केट में सर कंडीशन चेंज हो गई है, तो मेरा एक्सपोजर सर अब 90,000 का होना चाहिए, तो ये आप रिव्यू करते रहेंगे। रिव्यू के साथ साथ सर आप पहले ही यहाँ पर लोन के लिए अपना इंश्योरेंस या फिर गारंटी ले लेंगे। ये है आपका सर थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 स्टेप है सर आपके लोन देने से पहले। अब लोन देते टाइम आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर ड्यू डिलिजेंस एंड डू नॉट ओवर कमिट टू अ सिंगल एंटिटी। कभी भी सर आप किसी को ओवर कमिट नहीं करेंगे या फिर आप सारा पैसा एक सिंगल एंटिटी को लोन पे नहीं देंगे। एंड सर लास्ट है आपका रैपिड एक्शन, कि जैसे ही सर डिफॉल्ट हो चुका है तो डिफॉल्ट के बाद आपको फटाफट रैपिड एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सर आपके 6 टेक्निक है मैनेज करने की। अब इसको याद कैसे करें सर? तो मेमोरी टेक्निक में काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है सर? नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। तो ये आपका कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि काउंटर पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं किया। अब सर मैनेज करने के लिए 3 स्टेज थी। पहली स्टेज है एक्सपोजर सेट करना, उसको रिव्यू करना, एंड सर आपको साथ में इंश्योरेंस भी लेना है, यानी लोन देने से पहले वाली। उसके बाद सर आपको करना है डू डीडी। डीडी मतलब क्या सर? ड्यू डिलिजेंस। डू नॉट क्या नहीं करना है? ओवर कमिट। क्या करना है सर? ड्यू डिलिजेंस करना है। क्या नहीं करना है? ओवर कमिट नहीं करना है। एंड सर लास्ट था आपका रैपिड एक्शन। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो अब आपको अपना एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सर आपका डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ वैल्यू एट रिस्क या फिर वैर। May 21 एग्जाम में आया था। यहां पर भी सर व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क एंड आइडेंटिफाई इट्स मेन फीचर। तो आपको वैर के मेन फीचर बताने हैं। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहली चीज कि सर ये वैल्यू एट रिस्क होता क्या है? तो वैल्यू एट रिस्क सर जैसा नाम से क्लियर है, ये आपकी रिस्क को मेजर करता है। सर कौन से रिस्क को मेजर करता है? ये आपको बताता है कि सर आप कितना मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो सर ये 2 आंसर करता है आपका कि सर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा आपका नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। तो वैर हमेशा एक टाइम पीरियड का होता है कि अगर सर मेरा टाइम है 5 डेज का, तो 5 डेज के अंदर सर मैक्सिमम वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एंड उस वर्स्ट केस के अंदर मेरा मैक्स लॉस कितना होगा। तो जब भी सर हम लोग वैर की बात करते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है कि सर 5 डेज का वैर है कि 1 वीक का वैर है कि 1 ईयर का वैर है। तो वैर आपको 2 बार बताएगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है एंड उसमें आपको मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अब इसके सर मेन फीचर क्या है? तो मेन फीचर सर जो वैर का फॉर्मूला है वही इसके मेन फीचर है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन इसका सर जो डेरिवेशन है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। तो सर वैर का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, अब इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सर आप कितना पैसा खो सकते हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि सर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन एंड आपके एक्चुअल के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है। ये सर आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को कंसिडर करता है। तो हो सकता है कि सर आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 5% का है, तो आप मैक्स कितना हो सकते हैं? अगर 5% आपका जो स्टॉक है वो नीचे गिरेगा तो आप मैक्स 5 रुपीज का लॉस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसको सर फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस क्या होता है सर? कॉन्फिडेंस आपको ये बताता है कि सर जो आपका इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आपको सर किसी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है तो सर वो डिपेंड होता है आपकी जेड स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी पे।
अब सर जेड स्कोर क्या होता है, तो जेड स्कोर जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपकी लाइन होती है, उस लाइन की वैल्यू को हम बोलते हैं जेड स्कोर। कौन सी लाइन होती है सर, तो ये होता है सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सर ये होता है आपका मीन, एंड सर ये जो आपकी मीन की लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर। अब सर जेड स्कोर कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। बट अभी थियरी के पॉइंट से आप इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ मीन्स को काउंट करने के लिए जेड स्कोर आपका काम में आता है। तो कॉन्फिडेंस वैल्यू सर डिपेंड करती है आपकी जेड स्कोर पे एंड आपकी प्रोबेबिलिटी या फिर आपके कॉन्फिडेंस पे। एंड सर इसको फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं आपके नंबर ऑफ डेज का इंपैक्ट देने के लिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं रूट नंबर ऑफ डेज। अगर सर आपको यहाँ पर 5 दिन का निकालना तो ये √5 होगा। अगर आपको सर 10 दिन का निकालना तो ये होगा √10। यानी कि सर अगर आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे तो आपका वैल्यू एट रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो सर ये आपका वैर का फॉर्मूला होता है। अगर आपको वैर का फॉर्मूला आता है तो आप इसके मेन फीचर आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला फीचर होगा आपका कैलकुलेशन का, कि सर सबसे पहले आप देखेंगे कि वैर का कैलकुलेशन बेस होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पे, कॉन्फिडेंस पे एंड नंबर ऑफ डेज पे। तो आप ये लिख देंगे पहला पॉइंट आपका कैलकुलेशन का। अब सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में आप बोलेंगे कि सर वैर के अंदर दूसरा पॉइंट है आपका स्टेटिस्टिकल मेथड। स्टेटिस्टिकल मेथड मतलब क्या सर, स्टेटिस्टिकल मेथड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है। तो स्टेटिस्टिकल मेथड में आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका सर दूसरा पॉइंट बनेगा आपके फीचर में। फिर सर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका जेड स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस का वैल्यू डिफाइन होता है। एंड सर लास्ट पॉइंट बनेगा आपका टाइम होराइजन, कि सर कितने टाइम के लिए आप यहां पर ले रहे हैं आपके वैर को। तो सर सिंपल सा ये फॉर्मूला है, एक बार आप पूरा कैलकुलेशन का पॉइंट लिख देंगे एंड उसके बाद सर एक एक पॉइंट को सेपरेटली लिख देंगे तो आपके सारे फीचर कवर हो जाएंगे। चलते सर आंसर पे। वेयर इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज, की सर इन्वेस्टमेंट कितना लूज कर सकता है। ये सर दो क्वेश्चन का आंसर करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है एंड मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। फर्स्ट अप्लाइड इन 1922 इनटू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसके बाद बहुत फेमस और पॉपुलर हो गया। एंड सर उसके बाद ये है आपके मेन फीचर। मेन फीचर सर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहां पर बताना है कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन का पहला पॉइंट है, जहां पर आप सारे के सारे फैक्टर लिख देंगे कि टाइम पीरियड यानी नंबर ऑफ डेज, कॉन्फिडेंस लेवल एंड लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट। तो टाइम पीरियड सर ये रहा आपका, ये रहा कॉन्फिडेंस, एंड इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट। तो आपने पहले कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन लिख दिए एक साथ, अब इनको अलग अलग लिख देंगे। तो पहले टाइम पीरियड को आप लिख देंगे यहाँ पर टाइम होराइजन, यानी थोड़ा सा चेंज करके आपने लिख दिया टाइम होराइजन। आपने सर कॉन्फिडेंस लेवल के दो टुकड़े कर दिए, जेड स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी। तो जेड स्कोर आ गया एंड प्रोबेबिलिटी आ गया। जेड स्कोर सर हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू प्रोवाइड वैर। तो जेड स्कोर का सर यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इसको डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट के साथ। फिर सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अज्यूम वैल्यू आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस कैन बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पर हमेशा वैर में ये माना जाता है कि आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी का सर ये आपका पॉइंट है। फिर था आपका सर यहाँ पर स्टेटिस्टिकल मेथड, इट्स अ टाइप ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड सर एक पॉइंट और है रिस्क कंट्रोल, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वही आपका रिस्क होता है, तो उसी के लिए आपका ये पॉइंट है रिस्क कंट्रोल का। रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय सेटिंग लिमिट्स फॉर मैक्सिमम लॉस। तो ये सर आपके फीचर्स है। याद करने का तरीका क्या है सर, अगर सर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप फीचर लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि होता है स्टैटिस्टिकल मेथड, मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस वैल्यू जो कि होता है जेड स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, एंड मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज से जो होता है आपका टाइम होराइजन। एंड सर वेर क्या होता है, व्हाट इज द वर्स्ट केस एंड व्हाट विल बी द लॉस, ये होता है आपका सिंपल सा वेर। यही सर आपकी सिंपल सी मेमोरी टेक्निक भी है। अब सर क्वेश्चन 5 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हाउ डिफरेंट स्टेक होल्डर व्यू द फाइनेंशियल रिस्क। तो आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क हमने समझी थी जिसके 4 कंपोनेंट थे, उसको सर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर किस तरह से व्यू करते हैं वो आपको बताना है। तो ये आपका सर नवंबर 18 में आया था। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, हाउ इट कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है एंड इसको आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये आपका नवंबर 20 में था। हाउ फाइनेंशियल रिस्क कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका मई 20 एमटीपी सितंबर 23 में आया था। अब इसको समझते हैं सर हम लोग। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6।
तो सर फाइनेंशियल रिस्क तो आपकी 4 फैक्टर पर बेस होती है। कौन कौन से होते हैं आपकी सर? हमने फाइनेंशियल रिस्क का नेमोनिक्स बनाया था CCIP यानी क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पेमेंट। सी से था आपका करेंसी रिस्क, फिर था सर आपका काउंटर पार्टी, फिर था सर आपका इंटरेस्ट, एंड लास्ट था आपका पॉलिटिकल। अब सर जो आपके व्यूज है वो भी सर थोड़े इन पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली चीज कि सर फाइनेंशियल रिस्क के अंदर कि आपको पैसा कहां से मिल रहा है। आपकी सर एक कंपनी है, अब इस कंपनी को सर पैसा कहां से मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जो पैसा दे रहे हैं वो लोग रिस्क ले रहे हैं। इस कंपनी को सर पैसा मिलता है इसके शेयर होल्डर से या फिर इसके डेट होल्डर से। तो सर जो आपके शेयर होल्डर है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिस्क को देखना पड़ेगा कि सर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या है। तो सर अगर मैं आज एक शेयर होल्डर हूं, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा रिस्क क्या है कि सर मेरी जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी एंड मुझे अपना रिटर्न पे नहीं कर पाएगी। तो शेयर होल्डर हो गए या फिर सर आपके लेंडर हो गए, क्योंकि आपकी कंपनी को पैसा मिलता है आपके शेयर होल्डर या फिर लेंडर से। अगर आपने उनको पैसा नहीं रीपे नहीं कर पाए तो ये होगा आपका फाइनेंशियल रिस्क आपके शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आपको पैसा कहां से मिलता है? शेयर होल्डर से मिलता है। शेयर होल्डर या फिर लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है कि आपकी कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी। सेकेंड है सर कि कंपनी को पैसा मिला, कंपनी ने सर इन्वेस्टमेंट किया। अब सर इन्वेस्टमेंट आपने जहां पर भी किया होगा उस इन्वेस्टमेंट से सर आप पैसा रिकवर नहीं कर पाए, ये आपकी कंपनी की रिस्क है। तो कंपनी की रिस्क क्या है सर? कंपनी ने सर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा अगर आप रिकवर नहीं कर पाए तो वो आपकी कंपनी की रिस्क है। एंड सर थर्ड रिस्क है आपकी पॉलिटिकल के ऊपर बेस्ड जो है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के व्यू से सर फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि सर जो आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर सर जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर सर उनमें से किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो लोगों का इकोनॉमी से विश्वास उठ जाएगा, जिससे सर आपकी इकोनॉमी गिर सकती है। तो गवर्नमेंट की रिस्क क्या है सर कि आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर डिफॉल्ट हो गए या फिर कोलैप्स हो गए तो उससे आपकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट आएगा। तो तीन जनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रिस्क को देखा है। पहला सर कंपनी को पैसा कहां से मिलता है? शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है? दूसरा सर कंपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है कि सर उसने इन्वेस्टमेंट करना है। अब सर इन्वेस्टमेंट किया हमने एंड सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया या फिर हमने बहुत ज्यादा लोन दे दिया किसी सिंगल पार्टी को, तो वो आपकी कंपनी की रिस्क है। एंड थर्ड है सर आपकी गवर्नमेंट की रिस्क। गवर्नमेंट की रिस्क ये है कि सर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके कोलैप्स हो जाएंगे तो इकोनॉमी गिर जाएगी। यही है सर आपका शेयर होल्डर या फिर लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर सर आपके शेयर होल्डर्स का फोकस क्या है कि उनकी रिस्क ये है कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर है एंड आपकी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेप बन गया या फिर फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ गई है, यानी आपका डेट टू इक्विटी बढ़ गया है, तो सर आपको यहां पर रिस्क हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर नहीं पे कर पाए तो सर जो आपकी डेट होल्डर है वो आपकी कंपनी को सेल करके पैसा वसूल कर लेंगे। तो ratio of debt in capital structure of company as risk since event of winding up of a company, they will be at least private they will be least be given priority। तो सर आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है। सबसे पहले आपके डेट वालों को पैसा देते हैं, उसके बाद सर आपके प्रेफरेंस वालों को देते हैं एंड प्रेफरेंस वालों के बाद कुछ पैसा बचता है तो आपके इक्विटी वालों को पैसा मिलता है, यानी एकदम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आपकी इक्विटी की होती है। Even for a lender, existing gearing ratio is also risk since company having high gearing faces more risk in default of payment of interest and principal repayment। तो आपके जो शेयर होल्डर है एंड आपके जो लेंडर है दोनों की रिस्क है डिफॉल्ट की। एंड डिफॉल्ट के रिस्क को मेजर कैसे कर रहे हैं हम लोग मेजर कर रहे हैं फाइनेंशियल गियरिंग या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर कि आपने किसी से बोरो आपने जब किसी को लोन दिया तो उसने बहुत एक्सेसिवली बोरो कर लिया, या फिर आपने किसी को लोन दिया जिसने सर डिफॉल्ट कर दिया। तो या तो सर आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने एज ए कंपनी अपने लैंडर से बहुत एक्सेसिवली बोरो किया तो ये भी रिस्क है, एंड मैंने बहुत एक्सेसिवली लैंड किया तो ये दोनों ही रिस्क है। यानी बोरो करना भी रिस्क है कंपनी के लिए एंड लैंड करना भी रिस्क है अगर बहुत एक्सेस कैपेसिटी में हमने किया है, क्योंकि कहीं पर भी डिफॉल्ट होता है तो हम लोग यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कंपनी ने बोरो बहुत एक्स्ट्रा किया तो डेट टू इक्विटी बढ़ जाएगा, गियरिंग बढ़ जाएगा तो कंपनी का रिस्क बढ़ेगा। एंड लैंड किया तो सर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया तो हमारा लॉस हो जाएगा। लास्ट है सर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपके जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कोलैप्स ना हो। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल रिस्क कैन बी व्यूज एज फेलियर ऑफ एनी बैंक और डाउनग्रेडिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट की रिस्क है सर कोई बैंक है जिसकी डाउनग्रेडिंग हो गई है, या फिर कोई बैंक ने फेल कर दिया सर लोगों का पैसा चुकाने से, या फिर डाउनग्रेडिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, तो ये आपकी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है। लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ distrust among society at large, even this risk also include willful defaulter।
दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंड टू सोवरेन डेट क्राइसिस। तो सर गवर्नमेंट की रिस्क, मेजर रिस्क क्या है कि बैंक डिफॉल्ट कर देंगे, या फिर अगर आपकी जो गवर्नमेंट है उसने भी सर मार्केट से लोन ले रखा होता है या फिर अपने गोल्ड बॉन्ड इश्यू कर रखे, तो गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटी के थ्रू पैसा रेज करती है एंड उन सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं कर पाती, तो वो आपकी गवर्नमेंट की रिस्क बनती है। तो सर क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा कि डिफरेंट स्टेक होल्डर कौन है जिसके व्यू पॉइंट से आपको फाइनेंशियल रिस्क को देखना है, तो आप लोग 3 जनों का नाम देंगे। पहला सर जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया यानी शेयर होल्डर या फिर लेंडर, जिसका फोकस फाइनेंशियल गियरिंग पे है। दूसरा सर आपकी कंपनी खुद, जिसने सर मार्केट से पैसा बोरो भी किया है एंड इन्वेस्ट भी किया है, तो दोनों जगह का रिस्क है। एंड लास्ट आती है आपकी सर गवर्नमेंट, जिसको सर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेलियर होने का रिस्क रहता है। तो यहां पर सर मेमोरी टेक्निक सिंपल है, शेयर होल्डर से कंपनी स्टार्ट होती है, शेयर होल्डर पैसा डालेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी जो है आपकी वो इन्वेस्ट करेगी एंड इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाएगी, रिटर्न के ऊपर टैक्स पे करना है आपकी गवर्नमेंट को। तो ये थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस मैंने अरेंज करा है, इसके थ्रू सर आप याद कर सकते हैं। नहीं तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप कोई नेमोनिक्स नहीं भी यूज करेंगे, मेमोरी टेक्निक नहीं भी यूज करेंगे, तो भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पर बस एक सीक्वेंस रखा है कि शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में गया, कंपनी ने इन्वेस्ट करके डिविडेंड रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। तो ये 3 आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर है जिनके पॉइंट से आपको फाइनेंशियल रिस्क को देखना रहेगा। ये सर क्वेश्चन 6 होता है कंप्लीट। अब चलते सर आज के लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री कैन असेस कंट्री रिस्क एंड मिटिगेट दिस रिस्क। तो सर आपकी एक कंपनी है जिसको सर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपको फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो वहां की कंट्री की रिस्क कैसे असेस करेंगे एंड कैसे मिटिगेट करेंगे, ये बताना है। May 21 की आरटीपी में आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 7 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर क्या बोला है कि सर आपको फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है एंड फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने पर आपकी आती है फॉरेन कंट्री की रिस्क। अब सर कंट्री की जो रिस्क है इसको असेस कैसे करें एंड इसको मिटिगेट कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल है सर, जब असेस करने की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए। क्या स्टोरी है सर कि सर आप हैं अपनी कंट्री के अंदर इंडिया में, आपको सर इन्वेस्ट करना है यहां से अमेरिका में या फिर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको इन्वेस्ट करना है। अब सर यूएसए में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया से कॉल करूंगा यूएसए के अंदर। यूएसए में सर मैं किसको कॉल करूंगा, यूएसए के अंदर सर एक होगी आपकी इंडियन एम्बेसी। आपकी सर हर फॉरेन कंट्री के अंदर आपको इंडियन एम्बेसी मिल जाएगी एंड सिमिलरली हर फॉरेन कंट्री की एम्बेसी आपको इंडिया में मिल जाएगी। तो सर इंडिया से मैंने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया एंड इंडियन एम्बेसी से पूछा कि सर क्या हालचाल है अमेरिका के। तो इंडियन एम्बेसी से हमने क्या लिया है, एडवाइस लिया है कि सर अमेरिका के क्या हालचाल है। फिर सर हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल पे पूछा कि सर वहां पर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि सर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां की सर अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या फिर गवर्नमेंट वहां से फॉरेन कंपनियों को अंदर आने नहीं देना चाहती है, तो वहां पर आपकी पॉलिटिकल रिस्क रहेगी। तो सर आप वहां पर पूछेंगे कि वहां पर सर पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है एंड पॉलिटिकल रैंकिंग कैसी है। तो आप वहां पर पॉलिटिकल रैंकिंग पूछेंगे कि पॉलिटिकल रैंकिंग कैसी है, कि वहां पर सर जो पार्टीज है वो बहुत फेयर है कि अनफेयर है। थर्ड सर आप पूछेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है। फोर्थ आप पूछेंगे सर उनसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहीं पे, तो आपने सर उनको एडवाइस ली, आपने पॉलिटिकल पार्टी पूछा, आपने वहां पर गवर्नमेंट के बारे में पूछा एंड सर फिर आप यहां पर पूछेंगे कि वहां की सर इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो इकोनॉमी के बारे में भी आप वहां पर पूछेंगे। सर ये 3-4 चीजें आप पूछेंगे अपनी इंडियन एम्बेसी से और इसके बेसिस पे आप करेंगे अपनी कंट्री की रिस्क को असेस। तो असेस करने के लिए क्या किया हमने, कॉल किया इंडियन एम्बेसी को, उनसे एडवाइस ली कि वहां पर कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी कैसी है सर वहां की गवर्नमेंट कैसी है एंड सर वहां की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करी, ये 4 बातें हमने पूछी है। अब सर इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, तो मिटिगेट करना बहुत सिंपल है। जो भी सर फॉरेन कंट्री किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है, तो सर जनरली वहां के लोगों को डर क्या होता है कि ये फॉरेन कंट्री सर यहां से पैसा कमा के सारा पैसा बाहर लेके जाएगी। तो सारा पैसा बाहर लेके जाएगी तो यही वहां के लोकल लोगों को रिस्क होता है। तो अगर आपको अपनी फॉरेन कंट्री की रिस्क को मिटिगेट करना है, तो सर अगर आपने लोकल लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो सर आपकी ये रिस्क हो जाएगी मिटिगेट। अब सर वहां के लोकल लोगों से यानी यूएस के लोगों से आप फ्रेंडशिप कैसे करेंगे, तो सर या तो आप करेंगे
आप बोलेंगे सर हम लोग भले ही बाहर से आ रहे हैं, लेकिन सर जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ये हम लोग आपसे ही लेंगे, यानी कि सर हम करेंगे लोकल फाइनेंसिंग, ताकि हम लोग आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जो पैसा हम कमाएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको भी मिलेगा। सेकंड सर, आपने लोकल फाइनेंसिंग कर ली, आपने बोला कि हम लोग लोकल सोर्सिंग भी करेंगे, कि सर जो भी हम लोग रॉ मटेरियल बाय करेंगे वो भी आप लोगों से बाय करेंगे, तो हमने लोकल सोर्सिंग कर ली। फिर सर थर्ड है आपका कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सर आपने कंपनी वहां लेके नहीं गए, आपने वहां पर अपना एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लिया। कभी कभी क्या होता है सर, जो बाहर की कंपनी होती है उसको अब जो फॉरेन कंट्री है उसके अंदर जाने में दिक्कत आती है, जैसे कि सर आपकी जो मारुति थी, सॉरी जैसे कि सर आपकी सुजुकी कंपनी थी। अब सर सुजुकी कंपनी को इंडिया आना था, तो सर इंडिया आने का सबसे इजी तरीका क्या है कि सर इंडिया की कोई कंपनी के साथ हम लोग जॉइंट वेंचर में एंटर करें। तो सर इंडिया की कंपनी थी मारुति, तो सुजुकी कंपनी ने सर मारुति के साथ जॉइंट वेंचर एंटर किया, जिसको हम बोलते हैं मारुति सुजुकी, एंड उसके थ्रू सर इन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री ली है। तो अगर सर कोई बाहर की कंपनी है उसको इंडिया में आना या फिर कोई फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उसके लिए सर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वहां की लोकल कंपनी के साथ आप लोग करिए जहां पर जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर लोकल फाइनेंसिंग करेंगे, लोकल सोर्सिंग करेंगे, लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे एंड जॉइंट वेंचर में एंटर करेंगे, तो आपकी रिस्क हो जाएगी मिटिगेट। यही सर आपका आंसर है। सबसे पहले कैसे रिस्क करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एडवाइस फ्रॉम द एम्बेसी, उनको कॉल लगा के उनसे हम पूछेंगे सर आपकी जो पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट कैसी है, कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, पॉलिटिकल रैंकिंग कैसी है, एंड सर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो ये चार बातें सर हमने फोन पे पूछी। इसके बाद सर इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, तो लोकल लोगों के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है, इसीलिए हम करेंगे सर लोकल सोर्सिंग, लोकल फाइनेंसिंग एंड सर जॉइंट वेंचर हम लोग एंटर करेंगे। एंड सर एक पॉइंट और रहेगा था प्रायर नेगोशिएशन, कि सर जब भी हम लोग कहीं पर नई कंट्री में जा रहे हैं तो वहीं पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ पहले ही नेगोशिएशन कर लेंगे कि सर हम लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या क्या आपकी पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को थोड़ा फेवरेबल करिए, क्योंकि हम लोग आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रायर नेगोशिएशन भी करके चलेंगे। यही सर आपका आंसर है। अब इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है कि असेस करने के लिए सबसे पहले एम्बेसी से एडवाइस लेंगे, किसके ऊपर, कि सर पॉपुलैरिटी क्या है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल रैंकिंग क्या है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है बाकी के, एंड मिटिगेट कैसे करेंगे सर, पहले ही नेगोशिएशन कर लेंगे एंड लोकल की तरफ जाएंगे। लोकल की तरफ मतलब सर लोकल सोर्सिंग होगी, लोकल फाइनेंसिंग होगी एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर करेंगे। तो ये आपकी सर सिंपल सी मेमोरी टेक्निक है, जिसको आप रेफर करके इनको याद कर सकते हैं। तो सर ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट का। अब सर हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 कवर। तो आपके सर जो कैटेगरी ई चैप्टर है थियरी के, वो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। नेक्स्ट में हम करेंगे चैप्टर 7 एंड उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 15। तो आज के सेशन में सर बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेशन के अंदर।